आवाजों के अफसाने। खुसरो दरिया प्रेम का सो उल्टी वा की धार। यह है शीर्षक आज के अफसाने का, जो आपके सामने आ रहा है एपिसोड नंबर 6 बनकर। दोस्तों, मेरे संस्मरणों पर आधारित दिनेश चौधरी की लेखनी का सहारा पाकर पुस्तक आवाजों के अफसाने बनती जा रही है एक लोकप्रिय सुनी जाने वाली किताब। वजह, आप सबकी बेपनाह मोहब्बत, सपोर्ट और पुस्तक का कंटेंट। मुझे नहीं मालूम कि समीरा की कहानी सुनकर आपके जहन में किस तरह के ख्यालात आएंगे। दौरे हाजिर के लिहाज से वो एक नाकाबिले एतबार किस्सा है। ऐसे किस्से इन दिनों नहीं चला करते। जमाना बहुत आगे निकल गया है और इसकी रफ्तार बहुत तेज है। इतनी तेज के पीछे मुड़कर देखें भी तो लगता है सब धुआं धुआं है, भरम है, नजरों का धोखा है। इंसान की जिंदगी की डोर इन दिनों मुकम्मल तौर पर बाजार के हाथों में है, जहां इंसानियत के रिश्ते घिसे हुए सिक्कों की तरह नहीं चल पाते। मतलब परस्त होना आज के जमाने की तहजीब है। शुक्र है कि हम जिंदगी के उस मकाम से होकर गुजरे जहां एक इंसान दूसरे को सिर्फ इसलिए चाहता था कि वो भी एक इंसान है। बीच में न मुल्क, न मजहब, न नस्ल, न रंग, न जुबान। वो आवाजों की दुनिया थी, जादू और तिलिस्म से भरी हुई। उस जादुई दुनिया के अंदर खाने तक जाने के लिए दरवाजों पर लगे तालों की चाबी मैंने हासिल कर ली थी, और अब मैं भी उसी दुनिया का हिस्सा बनने जा रहा था। यहां इंसान की शिनाख्त चेहरों से नहीं, आवाजों से होती थी, और आवाजों के पीछे सुर, ताल, लय, तान, मुर्कियां इतनी खामोशी से गूंजती रहती कि कभी ये सपने सा लगता और कभी सच। लगता है कि पूरी कायनात एक बड़े आकार के मंच में तब्दील हो गई है, और कोई तानपुरा तो कोई सुर मंडल के तारों को छेड़ रहा है। किसी के हाथ तबले पर थिरक रहे हैं, तो किसी के मृदंग या पखावज पर। कोई कान पर हाथ धरे अलाप ले रहा है, और कोई मेघ मल्हार में इस तरह से गरज रहा है गोया झमाझम बारिश होकर रहेगी। गरज ये कि इन आवाजों को पकड़ने के लिए परियों के किस्सों की तरह आपको बस सामने की ओर बढ़ना था, और पीछे मुड़कर देखने पर बुत बन जाने का खतरा था। यूं, कौन अहमक यहां ऐसा था जो पीछे मुड़कर देखता। उस तिलिस्मी दुनिया में अभी 4 कदम रखे ही थे कि मेरे पांव एक भारी भरकम गठरी से टकराए। गठरी की ढीली गांठ खुल गई, और काले गोल तवे मेरी आंखों के सामने नाचने लगे। ये वही खजाना था जो मुझे तिलस्मी दुनिया में घुसते ही मिल गया था, वरना बाज लोगों की जिंदगी खप जाती है। ऐसी कई और गठरियां रेडियो सिलोन की लाइब्रेरी में उसी तरह अनदेखी पड़ी थीं, जैसे सियासी गलियारों के कोनों में इन दिनों ईमान पड़ा होता है। हाँ, समीरा की कहानी इससे कुछ आगे की है। ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का दफ्तर और स्टूडियो था, जिसे कुछ दिनों पहले तक रेडियो सिलोन के नाम से जाना जाता था। इस लिहाज से हम लोग कारपोरेशन के नए और पहले मुलाजिम थे, जो अब से कुछ देर पहले ही कटुनायका हवाई अड्डे से होकर यहां आ धमके थे। दलवीर सिंह परमार भी मेरे साथ थे, और उन्होंने मुझे बताया कि उनके हाथों में हवाई यात्रा वाली रेखा नहीं है। उन्होंने बताया तो मैंने गौर किया कि वो मेरे हाथों में भी गुम है। इसलिए हवाई जहाज जब कभी भी डगमगाता तो हमें लगता कि यह आखिरी झटका है, और बस हम लोग नीचे जाने से पहले ऊपर की तरफ निकल लेंगे। ऐसे मौकों पर हम उन सभी को याद कर लेते जिन्हें करना चाहिए। मेरा ब्याह हाल ही में हुआ था, और श्रीमती जी उम्मीद से थीं। उम्मीद अपनी भी बची रह गई, और फ्रेंच एयरवेज के विमान ने कोलंबो के कटुनायका हवाई अड्डे पर लैंड किया। बाहर आकर हमने रुई के उस गोले को फेंक दिया जो जबरन जेब में ठुसी हुई थी। ये तो बाद में पता चला कि गर्जनदार आवाज से बचने के लिए इसे कानों में लगाना चाहिए था।
संतरे वाली खट्टी मीठी गोली भी हमने नहीं ली थी, जो कि उबकाई से बचने के लिए दी जाती है। हमें लगा था कि हम कोई छोटे बच्चे थोड़े ही हैं। मशहूर अनाउंसर और गीतकार शिव कुमार सरोज हमें लेने आए थे। जमाल साहब भी थे। जहां ठहरने का इंतजाम था, वहां हमसे ठहरा नहीं जा रहा था। हाथ मुंह धोने के बजाय हम हाथ धोकर सरोज जी के पीछे पड़ गए कि हमें बस अभी स्टूडियो देखना है। सरोज जी हमारी उतावली को समझ रहे थे। कहा, मुन्ना, अभी जिंदगी पड़ी है, आज आराम कर लो, कल से ज्वाइनिंग है। वे मुझे इसी क्षण से मुन्ना कहने लगे थे और मुन्ने को चैन नहीं पड़ रहा था। मैंने कहा, ज्वाइनिंग तो कल कर लेंगे, पर स्टूडियो आज दिखा देना प्लीज। ये स्टूडियो देखने की उतावली इसीलिए मची हुई थी कि यहीं से वो बिना का गीतमाला पूरी दुनिया के आकाश में गूंजता था, जिसे मैं जबलपुर के गलगला में साबू टी स्टॉल में बैठकर सुना करता था। उन दिनों अमीन सयानी साहब का जलवा दिलीप कुमार से कम न था। तब रेडियो अनाउंसर भी फिल्मी सितारों की तरह सेलिब्रिटी हुआ करते थे। अमीन साहब से मैं मुंबई में मिल चुका था। हुआ यूं कि जिस श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के लिए अपनी भर्ती हुई थी, उसकी आधिकारिक ट्रेनिंग एजेंसी मुंबई की रेडियो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज थी, जिसमें अमीन साहब बिना का गीतमाला रिकॉर्ड किया करते थे। उन्हें रिकॉर्ड करते हुए देखना ही अपनी ट्रेनिंग थी। पहले दिन देखा तो यकीन नहीं हुआ। चिकोटी काटी कि कहीं ये ख्वाब तो नहीं है। साबू टी स्टॉल में जिन्हें बड़ी हसरत के साथ सुना करते थे, वो इतने करीब थे कि उन्हें छुआ जा सकता था। छूने का मन हुआ। मैंने अपने आप को नियंत्रित किया। फिर उन्होंने कुछ जरूरी बातें बताईं। समझ में कुछ ना आया, बस आवाज गूंजती रही। मेरे मन में एक अजीब सा ख्याल आया कि अरे, ये आवाज तो बिल्कुल अमीन सयानी जैसी है, वही साबू टी स्टॉल वाली। खुद पर भी हंसी आई, पर जितनी देर तक उनकी आवाज कानों में घुलती रही, उतनी देर तक चाय के प्याले से उठने वाली गर्म भाप की खुशबू का एहसास होता रहा। शिव कुमार सरोज साहब समझ गए कि मुन्ना किसी भी कीमत पर उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। जिस गाड़ी से हम अभी थोड़ी देर पहले हवाई अड्डे से यहां तक आए थे, उसी गाड़ी से स्टूडियो के लिए रवाना हो गए। ये एक बेहद और खूबसूरत एक मंजिला इमारत थी। प्रवेश करते ही बाईं ओर डायरेक्टर जनरल का चैम्बर था। सरोज जी ने उनसे तारुफ करवाया। वे बड़ी गर्मजोशी से मिले। कुछ आगे कक्ष नंबर 4, जहां से हिंदी सेवाओं का प्रसारण होता था। सामने की ओर लाइब्रेरी और दोनों के बीच कैंटीन। सरोज जी ने कहा, इन जगहों को अच्छी तरह पहचान लो मुन्ना, आगे जिंदगी का बड़ा हिस्सा यहीं गुजारना है। कैंटीन एक बड़े से हॉल में था, जहां नारियल तेल की महक फैली हुई थी। मुझे उबकाई आने लगी। सरोज जी ने कहा, नहीं, अब इसकी आदत डाल लो, यहां सब कुछ इसी में पकता है। फिर उन्होंने जोड़ा, जिसे हम अपने यहां सिर पर चढ़ाते हैं, उसे यहां पर दिल में बिठाते हैं। हम लोग ठहाका मारकर हंसे और कुर्सियों पर बैठ गए। कोई 10 बड़े टेबल थे और इसके इर्द गिर्द 6-6 कुर्सियां। सरोज साहब ने किरीते का ऑर्डर दिया। ये पहला सिहली शब्द था जो हमने वहां सुना। किरी यानी दूध और ते यानी चाय। बगैर दूध की चाय पीनी हो तो सिर्फ ते। वड़ा भी था, पर मैंने नारियल तेल की वजह से नहीं मंगवाया। सरोज जी ने कहा, स्ट्रिंग हॉपर ले लो। ये चावल की सेवइयों की तरह थी, भाप में पकी हुई, साथ में लाल चटनी भी थी। लाल चटनी के प्रभाव से कृपा बरसनी शुरू हो गई। कोलंबो नई जगह थी, पर चूंकि सरोज जी साथ थे, इसलिए कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। उन्हें अभी 1 महीना और था, नोटिस पीरियड में थे। सबसे ज्यादा दिक्कत जाहिर है कि खान पान को लेकर थी। जो आटा यहां मिलता था, उससे कब्ज की शिकायत होने लगी। आगे जब अपन बतौर रेडियो अनाउंसर थोड़े मशहूर हो गए और कुछ कुछ सेलिब्रिटी का दर्जा हासिल करने लगे, तो ये समस्या जाती रही। हिंदुस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से जो भी प्रशंसक
पानी के जहाज से आते वे तोहफों के साथ ढेर सारा दाल, चावल, आटा वगैरह भी लेकर आते। यो कोलंबो में गल्ले की ज्यादातर दुकानें पाकिस्तानियों की थीं। रेस्तरां दक्षिण भारतीयों के थे और कपड़े की दुकानों में अमूमन उत्तर भारतीय नजर आते थे। जिन्होंने कोलंबो नहीं देखा है वे शहर चेन्नई में उसका अक्ष देख सकते हैं। शहर और वहां के लोग भी चेन्नई की तरह लगते हैं। मकान की समस्या भी सरोज साहब ने हल कर दी। 1 महीने में उन्हें घर छोड़ना ही था। उन्होंने कहा कि मैं इसी मकान में शिफ्ट हो जाऊं। मालिक मकान को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो हिंदी गानों का मुरीद था, इसलिए स्वभावतः रेडियो सिलोन भी सुनता था। हमारा वहां होना उसके लिए फक्र की बात थी। मकान के ठीक सामने एक कॉलेज था और दूसरी तरफ किनारों पर सिर पटकता हुआ नीला समंदर। जाहिर सी बात है कि इसके ठीक ऊपर नीला आसमान भी था, जहां मुझे अपनी उड़ान भरनी थी। रेडियो प्रोग्राम पेश करने के लिए स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं होती थी। हमारे कार्यक्रम श्रोताओं के इर्द गिर्द घूमते। पोस्ट कार्ड पढ़ना होता था। थोड़ी बहुत जरूरी तरकीबें अमीन साहब ने पहले ही सिखा दी थीं। लाइब्रेरी से जरूरी रिकॉर्ड्स निकाले जाते, फिर चिट्ठियों के मुताबिक इन्हें सिलसिलेवार सजाया जाता। रिकॉर्ड का नंबर, गाने के बोल, गाने का नंबर, फनकार वगैरह की पूरी लिस्ट 2 प्रतियों में टाइप होती और एक ट्रॉली की सहायता से स्टूडियो पहुंचा दी जाती, जहां एक तरफ हम होते और दूसरी तरफ प्रोग्राम असिस्टेंट। रिकॉर्ड बजाने का काम वही करता। शुरू के 6-7 दिन हम लोग बस यहाँ की हलचलों को देखते समझते रहे और कैंटीन में बैठकर किरीते पीते रहे। 7वें दिन जब आप गा उठे प्रोग्राम से पहले सरोज जी ने मुझसे कहा, मुन्ना आज बिस्मिल्लाह कर लो। मैंने उनके हाथ से खत लिया और हाथ पांव हिलाते हुए पूरे भाव के साथ खत को पढ़ डाला। अपन को थिएटर वाली आदत थी और आदत इतनी जल्दी जाती नहीं। बाहर आने पर सरोज जी ने कहा, अरे ये क्या कर रहे थे मुन्ना, यहाँ हाथ पांव नहीं चलाने हैं। गलती से हाथ माइक्रोफोन में लग गया तो लोगों के घरों में रेडियो पर बम फट जाएगा। माइक्रोफोन से चेहरे की दूरी और चेहरे को स्थिर रखते हुए स्क्रिप्ट की हैंडलिंग के बारे में अमीन साहब ने बताया था। 6-7 दिनों से हम देख भी रहे थे कि बिस्मिल्लाह करने के जोश में सारी सुध जाती रही। मैंने सरोज जी से माफी मांगी। आगे जल्दी ही हम लोगों ने अपने काम में सलाहियत हासिल कर ली। लाइब्रेरी वाला हादसा बिल्कुल इन्हीं दिनों में हुआ। यहां आकर जो पहला गीत मैंने टर्न टेबल पर सुना था वो लता जी का था, फिल्म महल का, आएगा 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 आने वाला। इसी गीत की धुन में खोया हुआ मैं चहलकदमी कर रहा था कि मेरे पांव उस करामाती गठरी से टकराए। गठरी की गांठ खुल गई और कई रिकॉर्ड छिटक कर बाहर आ गए। मैंने जतन से उन्हें उठाया जैसे कोई मां बच्चे को उठाती है। 78 आरपीएम के रिकॉर्ड थे। उस जमाने में यही चलते थे। मैंने कई बार उन्हें उल्टा पलटा और अजूबे की तरह देखता रहा। उनमें से कुछ के ना तो कवर थे, ना रिकॉर्ड में कुछ छपा हुआ था। इतना समझ में आ रहा था कि ये खजाना बेशकीमती है। क्या ये वही रिकॉर्ड थे जिन्हें देश निकाला मिला था? लाइब्रेरी के मुलाजिम ने टका सा जवाब दिया, जगह नहीं है इसलिए इन्हें बांध कर रख दिया गया है। मैं अवाक, जिन्हें हीरों की तरह मुकुट में जड़ा होना चाहिए, ये पैरों की ठोकर खा रहे थे। मैंने उन रिकॉर्ड्स के बारे में खूब सोचा, इतना सोचा कि तबीयत बिगड़ गई और आधे दिन की छुट्टी लेकर मैं घर चला गया। अगले दिन डायरेक्टर जनरल से मिला, अपनी पूरी बात कही। वे संवेदनशील थे। उन्होंने कुछ कर्मचारियों को आवश्यक हिदायतें दी। रिकॉर्ड्स की सफाई के साथ उन्हें सुनने लायक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। कई बार उंगलियों के पोरों से लहू छलक आया। रिकॉर्ड बजे तो मालूम हुआ कि मेरा ख्याल बेजा नहीं था। वे सचमुच संगीत जगत की अनमोल धरोहर थे। कहीं कहीं गाने के आखिर में गाने वालों ने खुद ही अपना परिचय दिया था।
माय नेम इज अख्तरी बाई, इनके लिए कवर बनाकर नाम दर्ज कर दिए। पर सारे रिकॉर्ड्स के साथ ये बात नहीं थी। एक तो बेचारे ये अपना मुल्क छोड़कर आए थे और गैर मुल्क में भी इनकी ये हालत थी। पता नहीं इस बीच आपको ये जिज्ञासा हुई या नहीं कि हिंदुस्तान के लोग फिल्मी गाने सुनने के लिए रेडियो सिलोन का मुंह क्यों ताकते थे। इसकी वजह यह थी कि एक केसकर साहब भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री हुआ करते थे। वे 1952 से लेकर 1962 तक 2 बार इस ओहदे पर रहे। केसकर साहब शास्त्रीय संगीत के मुरीद थे, जानकार भी। खुद उन्होंने बनारस से ध्रुपद सीख रखा था। उनका ऐसा मानना था कि सिनेमाई संगीत पाश्चात्य प्रभाव के साथ हल्का और सतही है और लोगों की रुचियों को बिगाड़ने वाला है। उन्होंने आकाशवाणी से फिल्म संगीत के प्रसारण को प्रतिबंधित कर दिया। क्रिकेट कमेंट्री और हारमोनियम को भी बैन कर दिया। मौके का फायदा श्रीलंका ने उठाया और नियमित और प्रायोजित कार्यक्रमों में धड़ल्ले से हिंदी गीत बजने लगे। रेडियो सिलोन की धूम मच गई। इस नुकसान की भरपाई के लिए आगे चलकर विविध भारती की स्थापना की गई। बहरहाल गुमनाम रिकॉर्ड्स को लेकर अचानक अपने दिमाग की बत्ती जली। एक नया प्रोग्राम भूले बिसरे गीत चालू किया और श्रोताओं से ही पूछना शुरू कर दिया कि इस गाने के बारे में कुछ बताएं। यह प्रयोग बेहद सफल रहा और पूरे मुल्क से हैरत अंगेज जानकारियां मिलनी शुरू हो गईं। विश्वसनीय सूचनाओं के साथ गुमनाम रिकॉर्ड्स अब रेडियो सिलोन की लाइब्रेरी में सम्मानपूर्वक जगह बनाने लगे। फिल्म संगीत, दृश्य और गीत, हास्य संगीत, शीर्षक संगीत, अनाउंसर की पसंद, रेडियो पत्रिका, श्रीलंका की सैर और हफ्ते के श्रोता जैसे प्रोग्राम पहले ही काफी लोकप्रिय थे। इनकी वजह से रेडियो सिलोन के दफ्तर में रोज बोरियों में भरकर डाक आती थी। इनमें 300-400 चिट्ठियां मेरे अपने नाम पर होती। ज्यादातर प्रोग्राम से संबंधित होती। कुछ में तारीफ होती, कुछ में निजी जीवन के संबंध में जिज्ञासाएं होती। कुछ चिट्ठियां बिल्कुल अलग मिजाज की होती, जिनमें से एक दो का जिक्र यहां करना चाहूंगा। सबका मुमकिन भी नहीं है। एक खत उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से आता। उन मोहतरमा के नाम के आखिर में भागी लफ्ज आता था। निहायत खूबसूरत थी। ये बात इसलिए पता है कि हर एक खत के साथ एक तस्वीर भी होती, हर बार नई मुद्रा में। वे कलाकार थीं और मुंबई जाने के प्रयास में थीं। मेरा नाम उनके खतों में इस तरह से लिखा होता कि वो चमकता रहता। कभी कभी खत में नोट भी निकल आते। कभी मुंह मीठा करने के लिए चॉकलेट को पाउडर की शक्ल में भेजा जाता। धीरे धीरे खत में तस्वीरों वाली खबर पूरे स्टूडियो में फैल गई और तस्वीरें वहां के स्टाफ के बटुओं तक पहुंच गईं। अब तक मुझे भी समझ में आ गया था कि मोहतरमा के इरादे नेक नहीं हैं। लिहाजा उनसे पिंड छुड़ाने के लिए मैं फरमाइशी प्रोग्राम में उनका नाम सबसे आखिर में लेता और भागी शब्द का उच्चारण इस तरह से करता गोया वे शहर छोड़कर भाग गई हों, बिछड़ गईं। मैं यही चाहता था। आखिरी खत मिला जो धमकी की शक्ल में था। एक मोहतरमा कलकत्ते से थीं। वे राखी भेजती थीं। उनके खत की जबान, लहजा, लिखावट और कागज वगैरह आम खतों से अलग थे। मुझे खटका सा लगा। थोड़ी तहकीकात की तो पता चला कि यह डाक कोलकाता के बदनाम मोहल्ले से आती है। खतों के जवाब हम अलग से तो देते नहीं थे। जो भी कहना हो प्रोग्राम के जरिए कहते। फिर उन मोहतरमा का एक दुख भरा खत आया। लिखा, लगता है आपको मेरे पेशे के बारे में मालूम हो गया है, इसलिए आपने राखी कबूल नहीं की। मैं देर तक इस बारे में सोचता रहा। मेरी राखी बांध लेने से उन मोहतरमा की सेहत में क्या फर्क पड़ने वाला था, लेकिन वे कहीं ना कहीं एक भावनात्मक संबल तलाश कर रही थीं और वो उन्हें मुझ में नजर आया।
मुझे लगा कि किसी को सिर्फ इतने भर से खुशी मिल जाती है तो उसे ना उम्मीद करना ठीक नहीं। मैंने अपने किसी प्रोग्राम में उनकी पहचान सुरक्षित रखते हुए कहा कि इंसान के हालात होते हैं जो उसे कहीं भी धकेल कर ले जाते हैं। इसमें उस इंसान का कोई कसूर नहीं होता। मैं जब तक रेडियो सिलोन में रहा, वे बिला नागा हर साल राखी भेजती रहीं और मैं राखी बांधता रहा। हाँ, समीरा अलबत्ता खत नहीं लिखती थी। उनके फोन आते थे। बुधवार की शाम बिनाका गीतमाला की घोषणा मुझे करनी होती थी। इसकी रिकॉर्डिंग आधे आधे घंटे के 2 हिस्सों में होती। एक बार अनाउंसमेंट हो गई तो 1 घंटे की फुर्सत। आगे अमीन साहब होते और उनके लाखों श्रोता। मैं खाली स्टूडियो में बैठे बैठे पहलू बदलता रहता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यूं हुआ कि ठीक उसी खाली समय में फोन की घंटी बजती। उन मोहतरमा का नाम समीरा था। वे संगीत की शौकीन थीं और जाहिर सी बात है कि मेरा कोई भी कार्यक्रम नहीं छोड़ती थीं। फिल्म पर्वत का एक गीत था, हाय मेरा दिल ले गया कोई आके इशारों में, उन्हें बेहद पसंद था। ये शंकर जयकिशन की कंपोजिशन थी। वे कहती थीं, आप ये गीत कभी भी बजा दिया करें, मेरा नाम लेना जरूरी नहीं है। आगे पाकीज़ा रिलीज हुई तो मौसम है आशिकाना भी उनकी फरमाइश की फहरिस्त में शामिल हो गया। और भी बातें होती पर उनका केंद्र संगीत ही होता। इस बीच कुछ और चौंकाने वाली सूचनाएं मिलती। वे बताते कि कल आप सपरिवार अमुक फिल्म देखने गए थे। मैं पीछे बैठी थी। एक बार मैं मैटनी शो में छाता भूल आया। अगले दिन उन्होंने स्टूडियो में भिजवा दिया। मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, बस हर बुधवार को नियम से बातें होती। मुझे बुधवार शाम को टेलीफोन की घंटी की आदत सी हो गई। फिर बुधवार की एक शाम टेलीफोन नहीं आया। अगले बुधवार को भी नहीं आया। थोड़ा हैरान हुआ। बुधवार की कई शामें खाली बीती तो इस वाक्य को भूलने लगा। कोई 2 महीने के बाद एक शाम को फिर से घंटी बजी। उसी समय समझ गया कि समीरा ही हैं। वे रो रही थीं और बातें भी कर रही थीं। मालूम पड़ा कि पिछले दिनों इलाज के सिलसिले में हिंदुस्तान गई थीं। वहां मालूम हुआ कि उनके दिल में छेद है और जल्द ऑपरेशन करना निहायत जरूरी है। लेकिन रोने का सबब दिल की बीमारी नहीं थी। उनका कहना था, ऑपरेशन के लिए अमेरिका जा रही हूं। चिंता ऑपरेशन की नहीं है। चंद दिनों बाद रोजे की शुरुआत करनी थी, पर अब डॉक्टरों की सख्त हिदायत है। मैंने आज तक इस नियम को कभी नहीं तोड़ा। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। ऐसे वक्त में किसी जरूरतमंद की मदद किस तरह की जा सकती है? मैंने पूछा, अगर आपकी जगह कोई और आपके नाम का रोजा रखे तो क्या आपको सवाब मिलेगा? उन्होंने कहा, हाँ, पर रखेगा कौन? मैंने कहा, मैं। वे चौंक गईं। कोई भी इस बात पर आसानी से यकीन नहीं करता, पर मैंने पूरे 1 महीने तक ईमानदारी से रोजा रखा। पत्नी से झूठ बोला कि किसी नजूमी ने मुझे व्रत रखने को कहा है। झूठ बोलते हुए मुझे कोई अपराध बोध नहीं था, क्योंकि यह झूठ एक नेक काम के लिए पाक इरादे से किया जा रहा था। फिर कई दिन बीत गए। कहीं कोई सुराग न था। रेडियो सिलोन छोड़कर मैं मुंबई आ गया था। एक दिन अचानक रेडियो एडवर्टाइजिंग एजेंसी के दफ्तर में फोन की घंटी बजी। मैं समीरा। वही चिर परिचित आवाज। मुझे भूल तो नहीं गए? मेरी दुआएं कामयाब हो गई थीं। उनका ऑपरेशन दुरुस्त रहा। इस बीच उनका निकाह भी हो चुका था। मैंने कहा, कैसे भूल सकता हूं? जी हां, कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो जन्म भर भुलाए नहीं भूलते।